नमस्कार, दूरदर्शन मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गिरिराज शर्मा। देश और दुनिया में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों का सामना करते हुए लोग आज भी महात्मा गांधी को याद करते हैं। सत्य, शांति और अहिंसा के रास्ते पर चलने का प्रण लेते हैं। महात्मा गांधी ने गांव को आत्मनिर्भरता और ग्रामीण कुटीर उद्योग के बारे में सबसे पहले गांधी ने विचार रखे। महात्मा गांधी हमेशा सोचते थे और उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता थी कि निर्धन वर्ग के दुख दर्द को दूर किया जाए। वो कहते थे कि अनिश्चय की स्थिति में कोई भी निर्णय लिया जाए तो सबसे पहले निर्धन वर्ग और जरूरतमंद वर्ग को ध्यान में रख करके लिया जाए। आज हम चर्चा करेंगे इसी विषय पर कि महात्मा गांधी के विचार आज के वर्तमान समय में 21वीं सदी के भारत में कहां ठहरते हैं। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर ब्रह्मदीप अलुने जी, जो कि राजनीति शास्त्र में प्रोफेसर हैं और साथ ही साथ इन्होंने पुस्तक भी लिखी है महात्मा गांधी जी को लेकर के कि गांधी है तो भारत है, जिसे काफी पसंद किया गया है। चर्चा की शुरुआत करते हैं डॉक्टर ब्रह्मदीप जी के साथ। ब्रह्मदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले आपसे हम जानना चाहेंगे कि अगर आज के समय में हम बात करें, आज के भारत की हम बात करें, 21वीं सदी के भारत की हम बात करें, तो महात्मा गांधी के विचार कहाँ ठहरते हैं? देखिए, महात्मा गांधी एक जीने का तरीका है, एक आचरण है, एक व्यवहार है। उनके जो विचार हैं, जब आप संपूर्ण गांधी को देखेंगे तो उसमें भारतीयता नजर आती है, पूरी की पूरी भारतीयता है। और जिस व्यक्तित्व में भारतीयता नजर आती है वो हमेशा प्रासंगिक है। आज पूरी दुनिया में जहाँ पर हम देखते हैं वैचारिक हिंसा हो गई है, जिस दौर में हम जी रहे हैं, ऐसा लगता है कि वैचारिक हिंसा फैलती जा रही है, समाज को गंदा कर रही है। गांधी इसी से डरते थे। लोग कहते थे कि गांधी उद्योग का विरोध करते हैं, औद्योगिक विकास का विरोध करते हैं। गांधी कभी औद्योगिक विकास का विरोध नहीं करते थे। वो जो उद्योग से तेजी से बदलने वाली भौतिकवाद की प्रवृत्ति, उसका विरोध करते थे। और देखिए, उद्योगों से हथियार बने और आज हथियारों से पूरी दुनिया नष्ट होने की कगार पर है। तो आज की पीढ़ी जो है, हमारे नौनिहाल है, हमारे युवा हैं, सबको गांधी को समझना पड़ेगा, गांधी के विचारों को समझना पड़ेगा। और न केवल गांधी को समझना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि गांधी को जीना भी पड़ेगा। और हम सब में गांधी है, कहीं ना कहीं हम में गांधी है। बिल्कुल। अगर बात की जाए, जैसा कि अभी आपने चर्चा में कहा कि वैचारिक हिंसा की आपने बात की आज के समय में, क्या इसका आप कारण मानते हैं? और युवा पीढ़ी की भी आपने बात की, किस तरीके से ये वैचारिक हिंसा फैल रही है और कैसे इसे दूर किया जाएगा? देखिए, पर्यावरण बहुत महत्वपूर्ण है। गांधी पर्यावरण को इसीलिए संरक्षित करना चाहते थे। यदि पर्यावरण विशुद्ध होगा तो हमारे विचार विशुद्ध होंगे, हमारी पीढ़ी विशुद्ध होगी, हमारी सोचने का तरीका बेहतर होगा और हमारा जीवन जीने का तरीका भी बेहतर होगा। तो जैसे जैसे पर्यावरण दूषित हो रहा है, तो पर्यावरण दूषित होने का जो प्रभाव है वो हमारे मनोभावों पर भी पड़ रहा है, हमारे जीने के तरीकों पर भी पड़ रहा है। और ये पर्यावरण ही है कि जो ट्रंप जैसे लोग हैं, ट्रंप जैसे लोग अमेरिका जैसे एक स्थापित लोकतंत्र में आह्वान करते हैं लोगों से कि आप वहाँ की जो जिसे आप संसद कह सकते हैं, संसद की ओर दौड़ें। और लोग दौड़ते हैं और वहाँ पर उस लोकतंत्र के मंदिर पर हमला कर देते हैं। तो ये जो समय एक ऐसा समय है जहाँ पर हमको संयमित जीवन जीने के बारे में हमारे युवाओं को बताना पड़ेगा। लेकिन अफसोस किस बात है कि इस दुनिया में जो बहुत सारे राजनेता हैं, खासकर जो महाशक्तियों का नेतृत्व करते हैं, वो संयमित नहीं है। क्योंकि यदि संयमित नेतृत्व है तो गांधी हो सकते हैं, नेल्सन मंडेला हो सकते हैं। ऐसे नेतृत्व की आवश्यकता है जो मानवता को शांति की ओर ले जाए। लेकिन अब के जो अधिकांश देशों में जो नेतृत्व आ रहे हैं वो एक ऐसी विचारधारा को पनपा रहे हैं जिससे अंततः अशांति पनप रही है। और जहाँ पर राजनीतिक नेतृत्व जो होता है उसका आक्रामक व्यवहार होता है, वहीं से अशांति का जन्म होता है और यही दुर्भाग्यपूर्ण है। बिल्कुल। ब्रह्मदीप जी, अगर हम बात करें गांधी के विचारों की, तो गांधी के विचारों को फैलने में आज के समय में किस तरह की रुकावटें हैं, किस तरह की चुनौतियां आप मानते हैं? देखिए, जो गांधी जी हैं, गांधी के विचारों को रोकना तो बड़ा मुश्किल है। गांधी के विचारों को रोका नहीं जा सकता, क्योंकि गांधी
एक ऐसे विचार है जिनमें संपूर्ण भारतीयता है। लेकिन हाँ, उन्हें यदि कोई बाधित करने का प्रयास भी होता है तो वो निश्चित तौर पर मानव जो धर्म है उसकी क्षति है। अब आज के दौर में सबसे बड़ा संकट यह है कि हम अपने बच्चों से यह अपेक्षा करते हैं कि वो किसी कंपनी में जा रहे हैं, वो कितना पैकेज है उनका जी। हमारे विचारों में होता है कि उनका कितना पैकेज है, वो कितना कमा रहे हैं। ठीक इसके पहले की पीढ़ी को आप देखिए, वहां पर जो माता पिता है वो सीख देते थे कि बेटा कम कमाओ लेकिन अपने भारतीय संस्कारों का ध्यान रखो या घर के संस्कारों का ध्यान रखो। ठीक वैसे जैसे महात्मा गांधी ने अपने बेटे को चिट्ठी लिखी जी। चिट्ठी लिख के कहा अपने बड़े बेटे को कि बेटा मैं जानता हूं तुम मुझसे बहुत नाराज हो क्योंकि तुमको ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारी शिक्षा ठीक ढंग से नहीं निभा पाया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुमने जो अपने परिवार पर ध्यान दिया है, तो जो व्यक्ति अपने घर का परिवार का ध्यान रखता है उसकी आधी शिक्षा पूर्ण हो जाती है। तो एक वो दौर था जहां पर माँ बाप के सोचने का नजरिया जो था वो हमारे संस्कार थे, हमारे आचरण थे। और आज का दौर है जहां पर हम पैकेज की ओर प्रवृत्त हो रहे हैं। और यही जो चीजें हैं ये गांधी के विचारों को प्रभावित करती है। और इसीलिए अब जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है तो बड़ी अच्छी चीज है कि उसमें बुनियादी शिक्षा पर ध्यान दिया गया है। मतलब बुनियादी शिक्षा की जब हम बात करते हैं तो बुनियाद हमारे विचार होते हैं, हमारे घर के आचरण होते हैं, हमारे गुरुओं का सम्मान होता है। और जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति अब जिस प्रकार से लागू करने की सरकार कोशिश कर रही है तो निश्चित तौर पर जो पीढ़ी का डिफरेंसेस जो देखने में आ रहा था कि हम गांधी के विचारों से दूर होते जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के बाद जो चीजें सामने आएगी वो बेहतर तरीके से काम करेगी और गांधी के विचारों की जो रुकावट है वो दूर होगी। बिल्कुल। अगर हम बात करें आज के भारत की, तो क्या आज का भारत गांधी जी जैसा सोचते थे वो भारत है या किसी तरीके की कमी आपको नजर आती है? बड़ा दिलचस्प प्रश्न पूछा है कि जी क्या पूछा है आपने फिर से कि गांधी जी जो भारत सोचते थे, गांधी जी का जो सपना था कि ऐसा भारत हो, क्या आज का भारत गांधी का भारत है या किसी तरीके की कमी नजर आती है? देखिए, आज का भारत गांधी का भारत है, लेकिन हमको उस दिशा में और ज्यादा आगे बढ़ने की जरूरत है। हमको इस दृष्टि से देखना चाहिए। आज का भारत जो कि बेटियों की हम पूजा करते हैं ये ऐसा ही भारत है। हम मातृशक्ति को पूजते हैं, ये वही भारत है। हम किसानों का सम्मान करें, ये वही भारत है। अब हमको सोचना है कि इस दिशा में कमी कहां पर हो रही है, हमको ये सोचने की जरूरत है। तो इसकी शुरुआत हमको गांव से करना पड़ेगी यदि हमको उस भारत को बनाना है जिस भारत की गांधी ने कल्पना की थी। गांधी तृतीय श्रेणी की ट्रेन में बैठकर पूरे भारत को घूमते थे और उनको ऐसा लगता है कि जो असली भारत है उसको तृतीय श्रेणी के डब्बे में बैठकर देखना चाहिए और जो असली भारत है वो गांव में बसता है। अब गांधी ने तत्कालीन स्वतंत्रता सेनानियों से आह्वान किया कि आप लोग शहर से आके गांव में रहें। सेवाग्राम चले गए, गांधी जी वहां पर रहने लगे। जी। जब वहां पर रहने लगे गांधी, तो गांधी ने कहा कि देखिए गांव के जो लोग हैं उनका जीने का तरीका कितना बढ़िया होता है। आज भी आप देखिए जैसे जो एक राम राज्य की परिकल्पना होती है, तो कभी कभी ऐसा लगता है कि राम राज्य की परिकल्पना किसी संप्रदाय या किसी धर्म से संबंधित है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। राम राज्य का मतलब होता है कैसे मानवता की रक्षा करते हुए सुख शांति संपन्नता वाले किसी राज्य की स्थापना हो। गांव में सुबह से मंदिर की जो घंटियां वो बजने लगती है, लोग उठ जाते हैं, फिर गायों भैंसों के निकलने की जो एक आवाज आती है, पक्षियों का जो कलरव होता है, सुबह से लोग उठ तो चेहरे पर जो चमक होती, जो उनकी प्रसन्नता होती वो कमाल की होती। और उस प्रसन्नता को यदि आत्मनिर्भरता पर बदल दिया जाए तो गांव की आत्मनिर्भरता का मतलब होता है देश की आत्मनिर्भरता। तो गांधी उसी ग्राम स्वराज की कल्पना करते थे कि गांव को कैसे आत्मनिर्भर बनाया जाए। आप कोरोना काल में देखिए, कोरोना काल में गांव से ही दूध आया, गांव का किसान दूध लाता था, गांव से ही सब्जी आई, गांव वाले लाए। और इवन स्वस्थ रहने का यदि पैमाना देखें तो गांव के लोग बेशक स्वस्थ होते हैं,
तो हमने यदि गांव के विकेंद्रीकरण पर ध्यान दिया होता, जी, वास्तव में विकेंद्रीकृत गांव होते, तो फिर क्या होता कि यदि विकेंद्रीकरण गांव में होता, केंद्रीकृत चीजों को यदि हम हतोत्साहित करते तो गांव हमारे मजबूत होते। अब गांव, गांधी का जो भारत है वो कैसे गांव चाहता था? गांधी का भारत चाहता था कि हर गांव का बजट हो, गांव वाले बैठे कि कैसे एक अच्छी स्कूल हो सकती है, आधुनिक स्कूल, कैसे किसानों का सेंटर हो सकता है, कैसे धर्मशाला हो सकती है, कैसे पक्के रोड हो सकते हैं, कैसे पानी की टंकी हो सकती है, कैसे गांव का विकास हो सकता है, कैसे गांव के, तो हमने जिस प्रकार से स्वतंत्रता के बाद जो हमारा देश में विकास हुआ, क्रमिक विकास हुआ, वहां पर एक तरफ हमारा जो स्मार्ट सिटी के विचार तो हमने किए, लेकिन यदि हमने, क्योंकि चूंकि आज भी देश की 68% आबादी गांव में रहती है, यदि हमने गांव के आधुनिकीकरण पर ध्यान दिया होता, यदि हमारे बच्चों को गांव में शिक्षा मिल गई होती, जी, तो वो गांधी का भारत होता। क्योंकि अब किसानों को लगा कि शिक्षा तो हमारे बच्चों को शहरों में मिल रही है, तो उन्होंने क्या किया कि अपने गांव की जमीन बेच बेच के शहरों की ओर जाने लगे। शहरों की ओर जाने लगे तो शहरों में क्या हुआ कि शहरों की जनसंख्या बढ़ने लगी, शहरों की गंदगी बढ़ने लगी, शहरों में अव्यवस्थाएं फैलने लगी, शहरों में अपराध बढ़ने लगे, और वास्तव में हमको गांव को आगे बढ़ाने की जरूरत थी। तो यदि हमको गांधी का भारत चाहिए तो हमको गांव का विकास करना पड़ेगा, और यदि गांव का विकास किया तो मातृशक्ति का भी विकास होगा, महिला सशक्तिकरण भी बढ़ेगा, गांव के लोग मजबूत होंगे, निश्चित तौर पर वो गांधी का भारत होगा। बिल्कुल। अभी जैसा कि चर्चा में आपने कोरोना की बात की कि कोरोना के समय गांव से दूध आया, सारी चीजें आई, ठीक उसी तरीके से जब लॉकडाउन लगा और लोग अपने गांव की तरफ गए, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर आज गांव अपनी जगह आत्मनिर्भर होते तो लोगों को रोजगार की तलाश में बाहर नहीं जाना पड़ता। तो कहीं ना कहीं आज के समय में आवश्यकता है कि गांव में ही रोजगार के साधन उपलब्ध हों, क्योंकि लॉकडाउन लगा, लोग आए फिर वापस चले गए, फिर अगर कोई स्थिति होती है तो फिर वापस आना पड़ सकता है। और गांधी जी इसको कहते भी थे, आत्मनिर्भरता को लेके। तो आज के समय में इसकी कितनी बड़ी आवश्यकता है? देखिए, वास्तव में जो लॉकडाउन में रोड पर चलते हुए जो लोग थे, उन लोगों ने समूची मानव जाति को जगाना चाहिए, और यदि हम नहीं जागे हैं जी, तो हमको जागना पड़ेगा। आप सोचिए कि गांव का एक मजबूत युवा, जिसका हम उपयोग गांव को मजबूत बनाने में, गांव को खुशहाल करने में, उसके परिवार को खुशहाल करने में कर सकते हैं, वो युवा या वो परिवार वहां से सैकड़ों किलोमीटर जाके, दूर जाके किसी शहर में रोजगार की तलाश में चला जाता है। हमारे यहां पर एक हमारी भारतीय मिट्टी के बारे में कहा जाता है कि अद्भुत मिट्टी है ये, इस मिट्टी में आप कुछ भी बो दें, फसल कुछ भी बो दें, तो आपका जीवन निर्वहन चल जाएगा। लेकिन यहां पर स्कूल है, कॉलेज है, क्या स्कूल कॉलेज के जो लोग हैं, जिनके यहाँ पर बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, वो यदि यही कर ले, स्कूल कॉलेज में एक नियम बना दिया जाए कि आप लोग अपने गांव में जाकर, जिस भी गांव का रहने वाला बच्चा है उससे आप प्रोजेक्ट तैयार करवाइए कि आपके गांव में वो कौन सी मिट्टी है, उस मिट्टी में कौन कौन सी फसल लग सकती है, आप हमको बताएं। तो उस पर आधारित जो प्रोजेक्ट बनेंगे, उससे पता चलेगा कि हमारे गांव की मिट्टी में क्या क्या हो सकता है। और वहीं से जो छोटे से छोटा जो टुकड़ा, देखिए अब इतना ग्लोबल मार्केट हो गया है कि आप फूलों की खेती कर सकते हैं। मैं आपको एक बहुत दिलचस्प किस्सा सुनाता हूं नरेंद्र मोदी जी का। जब संभवतः 2002 की बात है, जब भूकंप आया था, कच्छ वाले इलाकों में भूकंप आया, तो भूकंप आने से क्या हुआ कि उधर की बहुत सारी जमीन बंजर हो गई। तब नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री थे गुजरात के। जी, उन्होंने कहा कि बंजर जमीन पर भी कुछ न कुछ तो आपको लगाना ही पड़ेगा, मतलब कंपलसरी कर दिया कि कुछ भी लगाओ, आप भले घास लगाइए लेकिन आप बंजर जमीन नहीं छोड़ सकते। और प्रशासन को आदेश दिए कि आप जो भी लगाए उसमें आप उसकी हेल्प कीजिए। अब एक इलाका था जहां पर एक बहुत बड़े किसान थे, उनकी करीब 10-12 बीघा जमीन थी, तो बंजर थी। किसान ने अपने एक मजदूर से कह दिया कि आप इस जमीन को भाई जो भी देख लो, सरकार का आदेश है, कुछ भी करके कुछ भी लगा दो। और मजदूर का जो बेटा था वो कुछ पढ़ता था, और उसका एक दोस्त था जो एक कृषि महाविद्यालय में पढ़ता था। तो उस बच्चे ने कहा कि भैया कुछ बताइए, क्या बो सकते हैं उस खेत में।
तो उसने सर्च किया, इधर खोजा उधर खोजा और अंततः कहा कि यार इस खेत में ड्रैगन फ्रूट लग सकता है। अब ड्रैगन फ्रूट का नाम ही नहीं सुना था। अब पता चला, उसने अपने दोस्त की सहायता से मेल करवाया कि ड्रैगन फ्रूट कहाँ मिलता। तो गुजरात सरकार ने इनिशिएटिव लिया, कदम उठाया और दूसरे देश से ड्रैगन फ्रूट के कुछ पौधे मंगवा के वहां पर लगवा दिए। और मालिक को कुछ पता ही नहीं है, सब वो मजदूर और उसके बेटे की देन है। जब ड्रैगन फ्रूट लगा वहां पर और उसके लगने के कुछ दिनों बाद ही व्यापारी खरीदने वहां पर आ गए, तब पता चला, ये बात फैलती गई फैलती गई फैलती गई कि यहां पर एक ऐसा फ्रूट आने वाला है जो लाखों रुपए में बिकेगा और जो विदेशों में चला जाएगा। तो अंततः वो जो बंजर जमीन थी, अब आप कच्छ की बंजर जमीन में जाइए, आपको ड्रैगन फ्रूट मिलेंगे वहां पर। और वो जो गरीब किसान थे, उन गरीब किसानों की जिंदगी बदल गई। तो वास्तव में जो ये कदम था, है ना, जिससे जिंदगी बदली, जो लॉकडाउन है वो हमको सिखाता है कि हमारे जो गांधी यही तो कहते थे कि गांव एक देश है, गांव का प्रशासन, गांव की सरकार, गांव की सरकार, गांव का प्रशासन, गांव का देश है। अपनी जमीन को देखो, अपनी जमीन का ख्याल रखो। और यदि हमने ऐसा किया होता, ऐसी व्यवस्थाएं आज भी हमारे देश में हो जाए कि एक गांव में ही किसानों का फसलें नहीं सड़े, इसलिए वही किसानों के लिए हम बड़े बड़े सेंटर स्थापित कर दें। हम ये सुनिश्चित कर दें कि गांव के किसान ने जो फसल बोई है अपने खेत में, सरकार की गाड़ी आएगी और फसल को उठा के ले जाएगी। हर गांव में एक मंडी होगी, तो हमारे गांव का जो आदमी होगा शहर की मंडी में उसको मजदूरी करने नहीं जाना पड़ेगा। और ये जो चीजें होगी, इन चीजों से क्या होगा। और यहां पर एक बात और मैं जोड़ूंगा जी। देखिए, गांधी जो सबसे ज्यादा चिंतित थे जिस चीज की, महिला मातृशक्ति, महिला सशक्तिकरण। अब हमारी जो आधी आबादी है वो जो कला है, कला में बहुत दक्ष है। आज भी हमारे यहाँ पर कब बन जाती है अपनी तुलसी की माला, पता ही नहीं चलता। हमारे घरों में कब ऊन से बने हुए भगवान सज जाते, पता नहीं चलता। हमारी माता बहनें कब स्वेटर बुनते बुनते काम कर देती है और हमको एक अच्छा सा सुंदर सा स्वेटर मिलता है, पता ही नहीं चलता। तो ये जो हमारे रोजगार के संसाधन है, हमारी माता बहनें बहुत अच्छे से जानते। और इसीलिए तो गांधी ने क्या किया था, चरखा चलाया था कि हमारे घरों में हम कपड़े बनाए और हम पहने। और वो जो चरखा था वो एक संदेश था। उन्होंने ब्रिटेन के कई कपड़ों की जो फैक्ट्रियां, उनको मिले को बंद करवा दिया था। अब हम स्वेटर क्या कर रहे हैं, हम स्वेटर विदेश का न जाने कौन सा स्वेटर शॉपिंग मॉल जाते हैं, उठा के ले आते हैं। तो जो हमारी जो वो पैसा जो खर्च करते हैं 1000-1200 रुपए का, और जो उनका स्वेटर हमारी माँ बहन जो है मुश्किल से 250-300 रुपए में बना देगी बहुत अच्छा स्वेटर। तो ये जो छोटी छोटी चीजें, अब आप यही देखिए कि हम पहले, हमारे जो बच्चे, जो हमारी पीढ़ी या हमारे से पहले की पीढ़ी है, वो क्या करती थी, घर में उसका एक तरीका होता था, लकड़े की गाड़ी, एक ऐसी 3 पहिए की आती थी, एक बच्चा बैठता था और बहन खींचती थी, बहन बैठती थी, भाई खींचता था। मतलब लकड़ी की गाड़ी और हष्ट-पुष्ट बच्चे। अब आप देखिए क्या हो रहा है, प्लास्टिक के सामान ला के आप घर में दे रहे हैं। अब दूसरी बात, फिर हमारे यहाँ पर रोटी बनाने, रोटी का मिट्टी का एक वो होता था तवा जी, है ना, उस पे मिट्टी के उस पे बन जाती थी। तो बच्चे मिट्टी के खिलौने बना लेते थे, मिट्टी खिलौने। अब हम क्या कर रहे हैं, बच्चों को प्लास्टिक के खिलौने ला के देते थे। तो जो मिट्टी के खिलौने बनते हैं, या जो कुल्हड़ एक प्रतीक बना दिया गया, लेकिन कुल्हड़ को हमारे घरों में, कितने घरों में कुल्हड़ है। अब यदि हम कुल्हड़, तो हमारे जो मिट्टी का काम करने वाला जो गरीब आदमी है, आप सोचिए कि उसको कितना मिल सकता है। तो आज लॉकडाउन ने हमको सिखाया है कि आप असल भारत में लौटिए, आप गांव को मजबूत बनाइए। क्योंकि यदि आपने गांव को मजबूत बनाया तो किसी आदमी को, या किसी किसान को, किसी गरीब को, किसी वंचित वर्ग के आदमी को इतनी दूर लौट के नहीं जाना पड़ेगा, या इतनी दूर रोजगार की तलाश में नहीं जाना पड़ेगा। जैसे आप उमरिया को देखिए, मध्य प्रदेश को देखिए, बालाघाट को देखिए, यहाँ पर वन्य संसाधनों की कोई कमी नहीं है जी। अब हम पर्यटन के नाम पर विकास तो करते हैं, बहुत पर्यटन के नाम पर हम प्रचारित करते हैं, लेकिन अब हम कहीं घूमने जाते हैं तो आप देखिएगा कि बड़े बड़े जो पर्यटन केंद्र होते हैं, बड़ी बड़ी होटलें होती है, लेकिन उस पहाड़ से नीचे जैसे उतरते हैं तो वहां पर एक आदिवासी की गरीब की झोपड़ी होती है। अब वो जो आदिवासी वहां पर बसता है, वो जो गरीब बसता है, वो जो वंचित बसता है, यदि उसका विकास हो तो हमको
उस दिशा में सोचना चाहिए। यही अंत्योदय है और ये गांधी सोचते थे। जी, चर्चा में आपने गांधी के विचारों की बात की। गांधी जी ने स्वच्छता को लेकर के सबसे पहले बात की कि स्वच्छ होना चाहिए आसपास का वातावरण। इसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि गांधी जी का अर्थ स्वच्छता से केवल गंदगी को दूर करना था या फिर मन के विचारों की गंदगी को भी दूर करना था। ये बेहद महत्वपूर्ण है कि आज हम इंदौर की बात करें, स्वच्छता में नंबर 1 है, लेकिन क्या गांधी का तात्पर्य सिर्फ इस गंदगी से था या मन के अंदर जो विचारों की गंदगी है उससे भी था? देखिए, बहुत एक बड़ी शानदार बात पूछी आपने जी। क्या गांधी जी को काशी विश्वविद्यालय में बोलने के लिए बुलाया? वो जा रहे थे, भाषण देना था उनको, किसी विषय शिक्षा पर देना था संभवतः। गांधी जा रहे थे। अब जो विश्वविद्यालय जाते उन गलियों से गुजरे जहां पर वो गंदगी पड़ी थी, तो गांधी का विषय बदल चुका था और गांधी ने फिर काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जाके जो भाषण दिया वह स्वच्छता पर दिया। अब जब वातावरण में शुद्धता होती है तो जो वातावरण की शुद्धता होती है वो स्पष्टतः आपके विचारों में मतलब प्रतिबिंबित होती है, दिखती है वो आपके विचारों में कि वातावरण शुद्ध है, पर्यावरण शुद्ध है। वो ठीक ऐसे ही देखिए आप किसी पीपल के वृक्ष को आप देखिए, है ना, अपनी जो मान्यताएं हैं कि हम पीपल के वृक्ष की पूजा करते हैं या हमारी माता बहनें जो बांधती है, पीपल के वृक्ष के बारे में आप सब जानते हैं कि उसमें उसके नीचे सबसे शुद्ध ऑक्सीजन मिलती है। तो वास्तव में जो स्वच्छता है वह स्वच्छता अंततः शरीर की स्वच्छता के साथ मन की स्वच्छता से जुड़ जाती है। और यदि आप स्वच्छ वातावरण में रहेंगे तो निश्चित तौर पर आपके स्वच्छ विचार भी रहेंगे और यही भारतीयता। इसीलिए क्या करते हैं कि जो हमारा भारतीय परिवेश है, भारतीय परिवेश में हमारे जीवन जीने का तरीका, हमारी स्वच्छता, हम जब घर में प्रवेश करते तो वहीं पर एक तुलसी का पौधा लगा होता है। वो तुलसी का पौधा जो होता है वो वैचारिक पवित्रता का प्रतीक है, आध्यात्मिक पवित्रता का प्रतीक है। तो गांधी जिस स्वच्छता की बात करते हैं, न केवल तन की शुद्धता की बात करते हैं लेकिन मन की शुद्धता की बात करते हैं, और वही वास्तव में स्वच्छता है। बिल्कुल। आपने गांधी जी पर एक पुस्तक भी लिखी है, गांधी है तो भारत है। इसका टाइटल कैसे ये पड़ा कि गांधी है तो भारत है, और इस किताब में आखिर क्या वो चीजें हमारे दर्शकों के साथ साझा करें कि वो भी इसका लाभ पुस्तक पढ़ करके ले सकें? देखिए, हम माने न माने लेकिन हम सब में एक गांधी बसता है। हम जब किसी के अन्याय का विरोध करने के लिए खड़े होते हैं, हम में गांधी बसते हैं। यदि हम मानवीयता के पक्ष में खड़े होते हैं तो हम में गांधी बसते हैं। जिसे आप दक्षिण अफ्रीका की बात ले लें जी। दक्षिण अफ्रीका में जब गांधी गए तो गांधी एक गोरे के डब्बे में बैठ गए, गांधी को उठा के बाहर फेंक दिया गया। गांधी दादा अब्दुल्ला की ओर से केस लड़ने गए थे और वहीं से गांधी की शुरुआत होती है। गांधी ने जब इस बात को कहा तो सबने कहा कि ये तो सब होता है यहां पर, लेकिन गांधी ने उस अपमान को अपनी ताकत बना लिया। गांधी जब भी अपमानित हुए तो गांधी दुगनी ताकत से खड़े हुए, और उन्होंने उनका जो जवाब देने का तरीका था, जवाब देने का कैसा तरीका था? गांधी का तरीका था, गांधी को ऐसा लगता था कि जो भारतीयों के दुखों का इलाज है उसके लिए कोई विशेष शस्त्र चाहिए, और वो विशेष शस्त्र क्या हो सकता है? वह अहिंसा हो सकती है। तो गांधी का कितना बढ़िया तरीका था कि गांधी, भारत के लोग गरीब हैं तो गरीबों को आप गांधी के पहले का स्वतंत्रता आंदोलन, मतलब गांधी के साथ का और गांधी के पहले का स्वतंत्रता आंदोलन को देखिए। गांधी जब चंपारण में गए 1917 में, 15 अप्रैल को 1917 को संभवतः पहुंचे चंपारण में, तो किसानों के बीच रहे, वो वंचितों की वहां पर जाके रुकते थे, वो है ना, वंचितों की झोपड़पट्टी में जाकर रुकते थे, उनसे बात करते थे वो। तो जो गांधी है, गांधी को ऐसा लगता था कि हमको जो आजादी है वो आजादी अंग्रेजों से तो हमको चाहिए, लेकिन हमको आजादी चाहिए इस देश की आर्थिक असमानता खत्म करने से, इस देश में सामाजिक न्याय को स्थापित करना है, इस देश में जो सामाजिक असमानता स्थापित हुई है उसको खत्म करना है, समानता। तो ये जो किताब है इसको 32 अलग अलग भागों में बांटा है गांधी को,
जैसे गांधी और भगत सिंह की बहुत सारे सवाल होते हैं भगत सिंह के, तो हमारी जो युवा पीढ़ी है वो गांधी को जाने और इनको अलग अलग बहुत ही सरल भाषा में, इसलिए कि युवा पीढ़ी हमारी समझे, तो गांधी के विचारों को, कि गांधी ऐसे क्यों थे भाई, गांधी ने क्यों हथियार बनाया, गांधी ने ऐसा क्यों, गांधी भूख हड़ताल क्यों करते थे, क्योंकि गांधी जानते थे कि जिस देश में लोग भूखे मरते हैं उनके साथ भूख हड़ताल तो की जा सकती है। हमारे देश में भाई लोग तो पैदल ही चलते हैं, लोग हवाई जहाज में नहीं चल सकते, गांधी उनके साथ पैदल चलते थे। तो गांधी अपनी जिंदगी में इतना पैदल चले कि 2 बार दुनिया घूम सकते थे, गांधी इतना पैदल चलते। तो गांधी ने उन लोगों की जो भावनाएं थी, उन लोगों के जो हालत थे, उनको अपना हथियार बना लिया। और हथियार भी कैसा बनाया, उनके मन में किसी के प्रति कभी भी कोई भी दुराग्रह या अपमान नहीं होता था। बिल्कुल। गांधी के लिए धर्म का मतलब आस्था था, गांधी के लिए धर्म का मतलब जीने का तरीका था, लेकिन गांधी का जो धर्म है वो अंततः मानवता को छूता है। और मैंने यही कहा कि हम सब में एक न एक गांधी है। तो ये जो किताब है गांधी है तो भारत में, इसमें प्रयास ये किया गया है कि गांधी को सरल अर्थों में, गांधी के धर्म को जाने, गांधी के हिंदुत्व को जाने, गांधी की भारतीयता को जाने, गांधी के जीवन जीने के तरीकों को जाने, गांधी की बुनियादी शिक्षा क्या थी, गांधी की अर्थव्यवस्था क्या थी। देखिए कितनी दिलचस्प चीज है गांधी की अर्थव्यवस्था। गांधी का कहना था आप खूब कमाइए, जितना मन पड़े आप कमाइए, लेकिन आप उसमें से एक भाग समाज को भी दीजिए, क्योंकि यदि समाज मजबूत होगा तो आप मजबूत होंगे। और आज जब असमानता की खाई जो देश में बढ़ी हुई है, बिल्कुल, उसको हमको पाटने के लिए निरंतर प्रयत्नशील होना है। और उस असमानता को पाटने के लिए हमारे गांधी को हमको उभारना पड़ेगा, क्योंकि वो गांधी जब सामने आएंगे ये असमानता भी दूर हो जाएगी। चलते चलते आपसे जानना चाहेंगे, दर्शकों को आप क्या कहेंगे। आपने युवा पीढ़ी को लेकर के बात की, जिस तरीके से आज के समय में सोशल मीडिया पर अगर किसी भी प्रकार की चर्चा चल जाए, चाहे वो गांधी जी को लेकर के हो, युवा बिना पढ़े प्रतिक्रिया दे देते हैं। गांधी को पढ़ना कितना जरूरी है, तो युवाओं को आप इसको लेकर के क्या संदेश देंगे? ये कितना खतरनाक हो सकता है किसी भी महात्मा के प्रति, किसी भी महापुरुष के प्रति बिना पढ़े हम कुछ भी लिख रहे हैं? देखिए, जो भौतिकवाद का दौर है उसमें हम सब में तेजी से बढ़ने की प्रवृत्ति बढ़ गई है, और जब हम तेजी से आगे की ओर बढ़ते हैं तो बहुत सारी चीजों को हम पीछे छोड़ते हैं। जैसे आप जैन संतों को ले लें, जैन संत ना ध्यान रखते हैं ना, कोई चींटी तो नहीं है, कोई कीड़ा तो नहीं है, मतलब वो प्रकृति को क्या करते हैं, वो सहेजना चाहते हैं। तो हम जो तेजी से आगे बढ़ने की कोशिशें हो रही है उसमें हम विचारों को सहेज नहीं पा रहे हैं, और विचारों को नहीं सहेजने के कारण क्या कर रहे हैं, एक युवा पीढ़ी में एक उतावलापन आ गया है। और ये जो उतावलापन है ये समाज की शांति भंग करने का कारण बन सकता है, परिवार की शांति भंग करने का कारण बन सकता है। हम अपने बुजुर्गों को नहीं समझ पा रहे हैं, हम अपने संस्कारों को नहीं समझ पा रहे हैं। तो हमको इन सब को समझ के गांधी को समझना चाहिए। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ डॉक्टर ब्रह्मदीप जी, जिन्होंने गांधी के विचारों को हमारे साथ साझा किया। आज के समय में गांधी के विचारों को अपनाना, अपने मन में उतारना, अपने जीवन में उतारना कितना जरूरी है, और गांधी का भारत कैसा भारत था उस पर बात की। दर्शकों, आपको हमारे इस कार्यक्रम से यकीनन फायदा हुआ होगा। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। Thank you.